एडॉल्फ हिटलर की जीवन यात्रा एक अस्पष्ट ऑस्ट्रियाई चित्रकार से जर्मन तानाशाह तक इतिहास की सबसे अध्ययन की गई और विनाशकारी कहानियों में से एक है। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे आर्थिक निराशा, राजनीतिक अराजकता और वैचारिक चरमपंथ मिलकर अकल्पनीय विनाश उत्पन्न कर सकते हैं। प्रारंभिक जीवन और निर्माणकारी वर्ष 20 अप्रैल 1889 को जर्मन सीमा के पास एक छोटे से ऑस्ट्रियाई शहर ब्राउनाउ एम इन में जन्मे एडॉल्फ हिटलर एक ऐसी दुनिया में आए जो उस शक्ति से बहुत दूर थी जो वे बाद में हासिल करेंगे। उनके पिता एलोइस हिटलर एक सत्तावादी स्वभाव वाले सीमा शुल्क अधिकारी थे, जबकि उनकी मां क्लारा घर में जो भी गर्मजोशी थी वह प्रदान करती थीं। युवा हिटलर एक उदासीन छात्र थे जो अपने पिता से बार बार टकराते थे क्योंकि वे सिविल सेवा करियर के बजाय कलाकार बनना चाहते थे। 1903 में अपने पिता की मृत्यु और 1907 में अपनी मां की मृत्यु के बाद हिटलर वियना चले गए, जहां वे 2 बार फाइन आर्ट्स अकादमी में प्रवेश पाने में असफल रहे। 1908 से 1913 तक वियना में बिताए गए ये वर्ष निर्माणकारी साबित हुए। पुरुष छात्रावासों में रहते हुए और पोस्टकार्ड और जल रंग बेचते हुए हिटलर ने उस यहूदी विरोधी विचारधारा को अवशोषित कर लिया जो वियना के समाज के कुछ वर्गों में व्याप्त थी। विविध आबादी और स्पष्ट वर्ग विभाजन वाले इस महानगरीय शहर ने उनके विकसित हो रहे पूर्वाग्रहों को चुनौती देने के बजाय उन्हें मजबूत किया। महायुद्ध और उसके परिणाम। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो हिटलर ने बवेरियन सेना के लिए स्वेच्छा से काम किया। सैन्य सेवा में उन्हें एक उद्देश्य मिला जो नागरिक जीवन में उनसे दूर रहा था। उन्होंने एक डिस्पैच रनर के रूप में सेवा की, एक खतरनाक भूमिका जिसने उन्हें आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास अर्जित किया, जो उनके पद के किसी व्यक्ति के लिए एक दुर्लभ सम्मान था। युद्ध ने हिटलर को संरचना, साहचर्य और एक उद्देश्य दिया, वे तत्व जो युद्ध से पहले के उनके उद्देश्यहीन अस्तित्व से अनुपस्थित थे। नवंबर 1918 में जर्मनी की हार ने उन्हें तबाह कर दिया। कई जर्मन दिग्गजों की तरह हिटलर ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि सेना सैन्य रूप से पराजित हुई थी। इसके बजाय उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने की किंवदंती को अपनाया जो राजनेताओं, कम्युनिस्टों और यहूदियों को जर्मनी के साथ विश्वासघात करने का दोषी ठहराती थी। यह षड्यंत्र सिद्धांत हालांकि ऐतिहासिक रूप से निराधार था, उनके विश्व दृष्टिकोण और राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र बन गया। राजनीति में प्रवेश। 1919 में म्यूनिख में सेना की खुफिया इकाई के लिए काम करते हुए हिटलर को जर्मन वर्कर्स पार्टी की जांच करने का काम सौंपा गया, जो एक छोटा राष्ट्रवादी समूह था। केवल अवलोकन करने के बजाय वे पार्टी में शामिल हो गए और जल्द ही सार्वजनिक भाषण देने की अपनी असाधारण प्रतिभा की खोज की। उत्साहपूर्ण तीव्रता के साथ दिए गए उनके भाषणों ने पराजित जर्मनों की नाराजगी और भय को भड़काया जो आर्थिक पतन, राजनीतिक अस्थिरता और वर्साय की संधि की कठोर शर्तों का सामना कर रहे थे। 1921 तक हिटलर ने उस पार्टी का नेतृत्व संभाल लिया था जिसे अब राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी कहा जाता था। उन्होंने इसे एक सीमांत समूह से एक संगठित राजनीतिक शक्ति में बदल दिया, जिसमें अर्धसैनिक स्टर्माप्टिलुंग या ब्राउन शर्ट्स शामिल थे, जो नाजी रैलियों की रक्षा करते थे और विरोधियों की बैठकों को बाधित करते थे। बियर हॉल पुट्श और जेल। हिटलर की अधीरता ने नवंबर 1923 के बियर हॉल पुट्श को जन्म दिया, म्यूनिख में एक तख्तापलट का प्रयास जो पिछले वर्ष मुसोलिनी की सफल रोम की मार्च से प्रेरित था। यह तख्तापलट शानदार तरीके से विफल रहा, कई लोग मारे गए और हिटलर को राजद्रोह के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उनके करियर को समाप्त करने के बजाय मुकदमे ने उन्हें एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। उन्होंने इसका उपयोग अपना संदेश फैलाने के लिए किया और एक ज्ञात राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उभरे। 5 साल की सजा मिली, लेकिन केवल 9 महीने की सेवा करते हुए हिटलर ने लैंड्सबर्ग में अपनी आरामदायक कैद का उपयोग मीन काम्फ मेरा संघर्ष लिखने के लिए किया, एक अव्यवस्थित रचना जिसने उनकी विचारधारा को रेखांकित किया। चरम राष्ट्रवाद, यहूदी विरोध, कम्युनिस्ट विरोध और पूर्वी यूरोप में जर्मनों के लिए लेबेंसराउम रहने की जगह की आवश्यकता। यह पुस्तक अंततः लाखों प्रतियां बेचेगी, जिससे हिटलर धनी बन गए। सत्ता का मार्ग। 1924 में रिहा होने के बाद
हिटलर ने एक नई रणनीति अपनाई, पार्टी की क्रांतिकारी बयानबाजी बनाए रखते हुए कानूनी माध्यमों से सत्ता हासिल करना समय अनुकूल साबित हुआ। 1920 के दशक के मध्य की सापेक्ष स्थिरता ने 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश और बाद की वैश्विक मंदी के साथ विपत्ति का रास्ता दिया। जर्मनी में बेरोजगारी बढ़कर 60 लाख हो गई। वीमर गणराज्य के लोकतांत्रिक संस्थान, जिन्हें कई जर्मनों ने कभी पूरी तरह से अपनाया नहीं था, संकट को संबोधित करने में असमर्थ लग रहे थे। हिटलर और नाजियों ने इस निराशा का शानदार तरीके से शोषण किया। उन्होंने अथक प्रचार किया। हिटलर हवाई जहाज से यात्रा करते थे, जो उस समय राजनीति में नया था। प्रतिदिन कई रैलियों को संबोधित करने के लिए जोसेफ गोएबल्स द्वारा आयोजित नाजी प्रचार परिष्कृत और प्रभावी था। पार्टी ने खुद को सभी असंतुष्ट जर्मनों का प्रतिनिधित्व करने वाली के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि राष्ट्र की समस्याओं के लिए यहूदियों, कम्युनिस्टों और लोकतांत्रिक राजनेताओं को बलि का बकरा बनाया। चुनावी समर्थन नाटकीय रूप से बढ़ा। 1928 में 2.6% से जुलाई 1932 तक 37.3%, जिससे नाजी राइक्सटाग की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। चुनावी सफलता और गुप्त राजनीतिक चालों के संयोजन के माध्यम से 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग द्वारा हिटलर को चांसलर नियुक्त किया गया, जिन्हें विश्वास था कि ऑस्ट्रियाई नवोदित को नियंत्रित किया जा सकता है। तानाशाही का समेकन। हिंडनबर्ग और जर्मनी के रूढ़िवादी अभिजात वर्ग ने हिटलर को विनाशकारी रूप से गलत आंका। महीनों के भीतर उन्होंने अपने चांसलरशिप को तानाशाही में बदल दिया था। 27 फरवरी 1933 की राइक्सटाग आग, संभवतः नाजियों द्वारा ही लगाई गई, ने नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करने वाले आपातकालीन आदेशों के लिए बहाना प्रदान किया। मार्च 1933 के एनेबलिंग एक्ट ने प्रभावी रूप से हिटलर को तानाशाही शक्तियां दे दी। विरोध को व्यवस्थित रूप से समाप्त कर दिया गया। राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ट्रेड यूनियनों को भंग कर दिया गया और विरोधियों को डाचाऊ जैसे नए स्थापित एकाग्रता शिविरों में भेज दिया गया। शासन ने सभी मीडिया, शिक्षा और संस्कृति को नियंत्रित किया। जून 1934 की लॉन्ग नाइव्स की रात ने हिटलर को सा नेतृत्व और अन्य संभावित प्रतिद्वंद्वियों को शुद्ध करते हुए देखा। जब अगस्त 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई, तो हिटलर ने चांसलर और राष्ट्रपति के कार्यालयों को विलय कर दिया। पूर्ण अधिकार के साथ फ्यूहर नेता बन गए। विनाश का मार्ग। सत्ता में आने के बाद हिटलर ने तेजी से कट्टरपंथी नीतियों का पीछा किया। 1935 के न्यूरेमबर्ग कानूनों ने यहूदी विरोध को संस्थागत बना दिया, यहूदियों से नागरिकता और अधिकार छीन लिए। वर्साय की संधि के उल्लंघन में पुनः शस्त्रीकरण आगे बढ़ा। विदेश नीति में हिटलर ने शुरुआती सफलताएं हासिल की, जिन्होंने उनकी लोकप्रियता बढ़ाई। राइनलैंड का पुनः सैन्यीकरण 1936, ऑस्ट्रिया के साथ संघ 1938 और चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड का विलय 1938। नवंबर 1938 की क्रिस्टलनाक्ट पोग्रोम ने यहूदी विरोधी हिंसा में वृद्धि को चिह्नित किया। पूरे जर्मनी में आराधनालयों को जला दिया गया और यहूदी व्यवसायों को नष्ट कर दिया गया। फिर भी ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा हिटलर को तुष्ट किया जाता रहा, जो एक और युद्ध से डरते थे और बातचीत के माध्यम से जर्मन विस्तार को रोकने की उम्मीद करते थे। यह तुष्टीकरण तब समाप्त हुआ जब हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद 6 साल का अभूतपूर्व विनाश हुआ। नस्लीय विचारधारा के प्रति हिटलर के जुनून ने होलोकॉस्ट को जन्म दिया। 60 लाख यहूदियों और लाखों अन्य लोगों की व्यवस्थित हत्या, जिन्हें अवांछनीय माना गया। रोमा, स्लाव, विकलांग लोग, समलैंगिक और राजनीतिक विरोधी। उनका सैन्य हस्तक्षेप, जो शुरुआती ब्लिट्जक्रीग अभियानों के दौरान सफल था, तेजी से विनाशकारी होता गया। जून 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण सैन्य सलाह के खिलाफ किया गया। एक विशाल पूर्वी मोर्चा खोला जो अंततः वेहरमाख्ट को निगल लेगा। पर्ल हार्बर के बाद दिसंबर 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ हिटलर की युद्ध की घोषणा ने एक और शक्तिशाली दुश्मन जोड़ दिया। अंतिम पराजय स्टेलिनग्राद और उत्तरी अफ्रीका में हार के बाद युद्ध जर्मनी के खिलाफ हो गया। हिटलर तेजी से अलग-थलग हो गए, अपना अधिकांश समय विभिन्न मुख्यालयों में बिताते हुए वास्तविकता से विच्छिन्न। उन्होंने बातचीत की गई शांति पर विचार करने से इनकार कर दिया।
इसके बजाय जर्मन बलों को अंतिम व्यक्ति तक लड़ने का आदेश दिया, जबकि शहरों को मलबे में बदल दिया गया। अप्रैल 1945 तक बर्लिन में सोवियत बलों और अपरिहार्य हार के साथ हिटलर रीच चांसलरी के नीचे अपने बंकर में पीछे हट गए। 30 अप्रैल 1945 को जैसे ही सोवियत सैनिक उनके ऊपर सड़क दर सड़क लड़ रहे थे, हिटलर ने ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली, जिनसे उन्होंने पिछले दिन शादी की थी। उनके शरीर को सहयोगियों द्वारा जला दिया गया क्योंकि सोवियत तोपखाने पास में गिर रहे थे। विरासत। हिटलर ने खंडहर में एक जर्मनी छोड़ी, शहर नष्ट, लाखों मृत, राष्ट्र विभाजित और कब्जा। होलोकॉस्ट इतिहास का सबसे व्यवस्थित नरसंहार है। द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व स्तर पर अनुमानित 70 से 85 मिलियन लोगों की जान गई। उनकी विरासत अधिनायकवाद, अनियंत्रित शक्ति, नस्लीय घृणा और लोकतांत्रिक संस्थानों की नाजुकता के खतरों के बारे में एक स्थायी चेतावनी के रूप में कार्य करती है। यह सवाल कि एक शिक्षित, संस्कृतिवान राष्ट्र में ऐसा व्यक्ति सत्ता में कैसे आ सकता है, इतिहासकारों को लगातार व्यस्त रखता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एडोल्फ हिटलर का नाम मानवीय बुराई की गहराइयों और वैचारिक चरमपंथ के विनाशकारी परिणामों का पर्याय बना रहे।